की जयंती पर आइए हम बातें करते हैं उनकी पत्नी श्रीमती अंजलि दत्त से, जो पटने में शिक्षिका थीं और अवकाश प्राप्ति के बाद पटने में ही रह रही हैं। सबसे पहले आप हमें बटुकेश्वर दत्त जी के बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे वो? बचपन से ही इनका सेवा भाव था, मन में बहुत सेवा करने की बात, गरीब दुखियों में दया, ये सब बहुत था। क्योंकि जब स्कूल जाते थे तो रास्ता में एक भिखारी झोपड़ी में रहता था, डेली अपना नाश्ता उसको दे के जाते थे खिलाने के। बूढ़े आदमी चल भी नहीं सकते थे। एक दिन लौटने के बाद देखा जो आदमी नहीं है, मर गया। उसको उठा के ले गया लोग, तो रोना शुरू किया, बहुत रोए। तो फिर हल्ला हल्ला के कुछ समझाए। और फिर एक दिन रास्ता में एक आदमी खूब ठंडा से थरथरा रहा था, तो अपना बदन से कपड़ा उतार के दे दिया उसको। तो ऐसे करके और फिर सेवा भावना इतनी थी, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए वो घर घर में जाके रोटी कपड़ा पैसा ये सब कलेक्ट करके उन लोगों में बांट देते थे। बचपन में ये सब काम करते थे। इनका माता पिता का देहांत पहले ही हो गया बचपन में। बड़े भाई थे और दीदी थे, तो बड़े भाई के बाद मार भी खाते थे। ये लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये सब करता है, लेकिन रोक नहीं सकते थे, वो जो करना है वो कर ही देते। एक दिन हुआ, कानपुर में मॉल रोड है, तो मॉल रोड में 4 बजे के बाद वहाँ कोई साहेब मेम और उन लोग का बाल बच्चा कुत्ता घूमने का टाइम है, टहलने का, उस समय कोई अलाउड नहीं है। लोग तो नेटिव बोलते थे, कोई नेटिव को जाने का हुक्म नहीं था। एक दिन किसी को बोले नहीं, तो सोचा जाते हैं देखिए क्या करें, और गए। जाने के बाद उन लोग का हाथ में छोड़ी भी रहता था, सपांग मार दिया। मारने के बाद वो तो छोटा थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका मन में जो घृणा, जो विद्वेष पैदा हुआ, तो बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये विद्वेष और ये घृणा कैसे देशभक्ति में बदल गया। उन लोगों को किसी तरह से यहाँ से हटाना ही है। ये जिद तो अकेला नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ वहाँ पर पार्टी था एक कानपुर में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, उस पार्टी में वो शामिल हो गए और काम शुरू किया। अंडरग्राउंड वर्क करता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत सिंपैथेटिक थे और इन लोगों को बहुत मदद भी करते थे, तो वहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड वर्क को लोग करते थे, ट्रेनिंग दिया जाता था, शामिल हो गए। इसके बाद लाला लाजपत के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसने उनका हेड इंजरी हुआ, उनका डेथ हो गया, तो भगत सिंह प्रतिज्ञा किया जो है इसको मारेंगे, तो सैंडर्स को मार दिया गोली से। मारने के बाद वो भाग के वहाँ आए, और वहाँ आने के बाद वो भी वहाँ पर काम करना शुरू किया, और वहाँ पर ही दोनों की दोस्ती हुआ। लत भगत सिंह दोनों का दोस्ती कानपुर में ही हुआ। तो इसके बीच में साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन वापस जाओ, कोई नहीं सुन, कौन सुनने वाला है? वो लोग सुनने वाला है? वो लोग पास करने जा रहा था स्टेट डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दोनों बिल पास होने से हिंदुस्तान का बहुत हानि हो जाता, माने भारतवासियों को हर तरह से जकड़ रखने का योजना था। इसलिए ये लोग सोचे कि हम लोग वहाँ जाके इसको विरोध करेंगे, इसको बंद करेंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो बम लेकर और पर्चा लेकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद ऊपर से बम गिराए, भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाए, पर्चा भी फेंके। भगत हरिदास जी भी ऐसा ही किया। दोनों करने के बाद वो पर्चा में लिखा हुआ था कि हम किसी को मारने के लिए ये धमाका नहीं किया है, भैरव को सुनाने के लिए ये धमाका की ज़रूरत है। और तो चारों तरफ एकदम धुआं धुआं, बहुत जोर आवाज़ हुआ, चारों तरफ से सब भाग रहे थे। वहाँ पर अपोजिशन बेंच में सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू वो लोग भी थे, और उधर अंग्रेज लोग थे, और सब भाग गए। चेयर कुर्सी सब उलट गया, और गैलरी में जो लोग थे वो लोग भी भाग गए। वो लोग इजीली उन लोगों के साथ भाग सकते थे, लेकिन वो लोग सोचे जहाँ हम लोग भागेंगे, वो लोग प्लान करके ही आया, जहाँ हम लोग मरेंगे, हम लोग को कुर्बानी से
देश ये होगा, देश में जागरण आएगा। हम और उसके अगेंस्ट में तो सैंडर्स मर्डर का केस था, तो फिर पकड़े गए, पुलिस आके ले गए, लेके दिल्ली जेल में रख दिया। दिल्ली जेल में रखने के बाद चोर डाकुओं के साथ रखा गया, तो इन लोग विरोध किया, जो हम लोग ही तो राजनीतिक बंदी है। हर सॉलिटरी कन्फाइंट में एक छोटा सा रूम, खिड़की नहीं है, सामने गौराधार रहेगा और 2 कुर्ता, 2 पैंट और 2 कंबल। क्या जाड़ा क्या गर्मी, बस यही उन लोगों को मिला था। रोशनी नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं। तो ये लोग बोलो जो हम लोग भी तो राजनीतिक बंदी हैं, हम लोग को क्या फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। और ये रोटी जो देता था वो कंकड़ बोले खाएंगे नहीं, बीच में ऐसे हल्ला करते थे, विरोध करते थे। तो सरकार, ब्रिटिश सरकार सोचा ये दोनों को भयंकर है, इन दोनों को अलग कर दो। तो अलग होने के पहले इन लोग को मालूम था, दोनों तय कर दिया जो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ये 1 दिन 2 दिन नहीं खाने से क्या हालत हो जाता है। और ये लोग कंटिन्यू 6 महीना हंगर स्ट्राइक किया, 6 महीना। उसके उठने का शक्ति भी ख़त्म हो गया। और सोचते थे जो हम लोग तो जेल के अंदर मर रहे हैं, बाहर में कुछ कोई जानेगा भी नहीं, लेकिन वो तो मालूम हो ही जाता है। बाहर में इन लोगों के लिए जुलूस, मीटिंग, लाठीचार्ज ये सब चल रहा था। और ज्योतिन दास भी आए, ज्योतिन दास भी इन लोगों में शामिल हो गए हंगर स्ट्राइक में। कुछ लोग शामिल हुए, कुछ में तोड़ भी दिए। और ज्योतिन दास जब इन लोगों को पहले थ्रेट किया, पहले समझाए, उसके बाद थ्रेट किया, उसके बाद बहुत सारा खाने का चीज़ रख देते थे रात को, जो भूखे मारे खा लेंगे। ये खाएंगे क्या, वो लोग खाएंगे, फिर खाली पानी पीते थे वो लोग। तो सोचा जो हाड़ी में दूध रख दो तो हंगर स्ट्राइक भंग हो जाएगा। दूध रख दिया तो अंधेरा में दूध तो उजला है, दिखाई देता है, तो गराज में 24 घंटा गराज के सामने पहरा देता था शांति। उसी के ऊपर दर दिए, हाड़ी मिट्टी का हाड़ी था, उसमें फेंका, टूट के उसके बदन के ऊपर गिर गया था दूध। ऐसा करते करते फिर जब देखा जो गवर्नमेंट जी नहीं मान रहे हैं तो फोर्स फीडिंग शुरू हुआ, हाथ पैर दोनों बांध के और नाक से ट्यूब देकर और जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था। अब हमें थोड़ा बताइए बटुकेश्वर दत्ती जी जो घर से भागे थे उस बारे में, और ये भी कि भगत सिंह जी कानपुर कैसे आए, किस सिलसिले में आए। हाँ, भगत सिंह ऐसे सुने हैं, जो उनका माँ और बाबूजी का नाम था किशन सिंह जी, माँ का नाम था विद्यावती देवी। ये दोनों उनको शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, तो शादी तो लोग करना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ से भाग कर चले आए। आने के बाद तो वही सैंडर्स मर्डर किया, उसके बाद कानपुर में आ गए। कानपुर फिर दिल्ली में बम फेंका, फिर अनशन शुरू हुआ। और दत्त जी का संबंध घर से था या भाग गए थे? कौन दत्त जी का? हाँ? ना, इनका भी मालूम नहीं था परिवार किसी को, ये जिंदा है या मरा है कुछ नहीं मालूम था, एकदम गायब। और लोग जानते थे जो मर ही गया है, लेकिन बम फेंकने के बाद दोनों का जब जोड़ा फोटो आया पेपर में, तब देखा जी तो जिंदा है। ऐसे ही हुआ, तो दोनों जिंदा थे और छिप के काम करते थे। उन लोगों को तो ओपनली नहीं कुछ कर सकते थे, इसीलिए अंडरग्राउंड में लोग छिपा के सब कुछ। अच्छा, बटुकेश्वर दत्ती जी को जो काला पानी की सजा हुई, तो उस बारे में आप कुछ बताएंगी? कितने दिन रहे और फिर कैसे वापस हिंदुस्तान आए? हाँ, तो उनका फांसी हो गया और इनका आजीवन काला पानी भी माने आजीवन काला पानी, वहाँ से लौटने का कोई बात ही नहीं था। तो उनको दोनों हाथ में, फोटो भी मेरे पास है, दोनों हाथ में शिकल, दोनों पैर में शिकल बांध के पुलिस वैन में चढ़ा के फिर वहाँ पर ले गए, जहाज में चढ़ा दिए। और जाने के पहले दोनों हाथ तो बांधा हुआ था, ऐसे मिट्टी लिया, दोनों हाथ से प्रणाम किया और बोले बस अब हम यहाँ पर तो नहीं आ सकेंगे, प्रणाम। वहाँ चले गए। वहाँ 37 में लौटा है, 37 माने हुआ 32 में हो गए, 5 साल थे, 32, 34, 35,
5 साल, करीब करीब 6 साल। इन्हें आजीवन काला पानी की सजा हुई थी, तो फिर कैसे 5 वर्ष के बाद ये वापस भारत आ पाए? वहाँ जाके और वहाँ जलवायु खराब, वहाँ जाके और तबीयत खराब हो गया, तो फिर इसके बीच में डोमिनियन स्टेटस मिला, शायद प्रशासन माने इंटरनल मैटर्स में इन लोगों को कुछ पावर दिया। ब्रिटिश सरकार का हालत तो बहुत ख़राब हो गया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए कुछ पावर दे दिया इन लोगों को। देने के बाद डोमिनियन स्टेटस मिला, तो गांधी जी कोशिश करके उनको ले आए। गांधी जी इनका हेल्थ एकदम ख़राब हो गया, तो गांधी जी चिट्ठी लिखा, पोस्ट कार्ड, जो हाँ हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाइए। और भगत सिंह भी एक तो चिट्ठी लिखा मरने के पहले, फांसी के पहले, ये मेरा जो अधूरा काम है वो तुमको पूरा करना है। हम जा रहे हैं लेकिन बहुत काम अधूरा रह गया है हमसे नहीं। आने के बाद वो बिहार में इनके बड़े भाई थे, उनके पास रहे, काहे कि उधर उनको जाने का अनुमति नहीं था। जैसे दिल्ली, यूपी, मद्रास नहीं, दिल्ली, यूपी, पंजाब और बंगाल, तो यहाँ पर वो रहे भाई के पास, रोज़ पुलिस ही पहरा होता था, आके खबर ले जाता था। ऐसे करके चलते चलते फिर 42 का मूवमेंट में फिर जेल हुआ। जेल होने के बाद यहाँ से पटना में रखा गया, यहाँ से फिर वहाँ हजारीबाग जेल में रखा गया और 45 में रिलीज़ किया। 47 में इंडिपेंडेंस हुआ, 45 में फिर वो यहाँ इंटर्न थे। जब तक आज़ादी नहीं आई तब तक वो नहीं जा सकते थे। अब हम आपकी शादी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। 11 नवंबर को बटुकेश्वर दत्ती जी का जन्म हुआ और उसी तारीख को आज़ादी के बाद 1947 में आपकी शादी हुई। तो क्या कोई ख़ास वजह थी कि एक ही तारीख को आपकी शादी हुई? ये तो संयोग की बात है जो एक ही डेट में पड़ गया, लेकिन कुछ लोग बाद में बोलते थे ये एक ही डेट में होना ठीक नहीं है, बहुत अनहैप्पी हो जाता है, नहीं जानते हैं, लेकिन हो तो गया एक ही डेट में। और इंडिपेंडेंस के बाद इनका बड़े भाई पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया और हमारा बाबूजी जाके कांटेक्ट किया। वहाँ कांटेक्ट करने के बाद बातचीत, जैसे अरेंज मैरिज होता है ऐसे बातचीत से अरेंज मैरिज 1947 में ही हुआ। जब आपकी शादी हो रही थी तो क्या आपको कोई डर नहीं लगा कि ऐसे क्रांतिकारी से आपकी शादी हो रही है तो पता नहीं दाम्पत्य जीवन सुखी रहे न रहे? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था। हम क्रांतिकारियों को जीवनी पढ़ते थे, हम बहुत इंटरेस्टेड थे, हमको अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए जब इनके साथ बात हो रही थी तो हम ताजुब बन गए, ये इतना महान आदमी के साथ कैसे शादी होगी, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो डर तो नहीं था, लेकिन मेरा गौर बहुत हुआ। तो इस वार्तालाप को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने दूरदर्शन को इतना समय दिया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।